हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल का लोचा है यहाँ पे। क्लियर? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का जो डिस्कस करता है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दो चीज़ें हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। यानी इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी मींस द इलेक्ट्रिसिटी विल ब्रिंग केमिकल डिकम्पोजिशन, और सेकेंड केमिकल डिकम्पोजिशन और केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो पहला क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी विल ब्रिंग केमिकल डिकम्पोजिशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग जिस सेल में यूज करेंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आया समझ में? तो दो तरह के सेल पढ़ने हमें, इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस पे बेस्ड होगा? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल किस पे बेस्ड होगा? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। गैल्वेनिक सेल का हम डेली लाइफ यूज देखते हैं, टॉर्च की बैटरी हो, मोबाइल की बैटरी हो, लैपटॉप की बैटरी हो, वो कहीं ना कहीं इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देयर इज अ केमिकल डिकम्पोजिशन टेक प्लेस एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट। मीन्स केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इज इट क्लियर? और सेकंड जो पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं, वो जनरली मेटलर्जिकल ऑपरेशन में यूज होता है कि कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, कोई केमिकल प्रोसेस को ब्रिंग करना है, लाइक मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, तो उसमें ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इस फंडामेंटल थ्योरी का यूज करेंगे, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। डन सर? गुड। तो हमारा जो पहला टारगेट है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ना, मींस इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ना। क्लियर? गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस पे बेस्ड है? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मींस यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होके केमिकल डिकम्पोजिशन होने वाला है। डन सर? बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करें सेशन को। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए सेशन में आपके पास क्या लिखा हुआ है पढ़े। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अ सेल विच यूजेस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज, मींस एक्सटर्नल ऐसा सोर्स जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करे। जनरली हम लोग क्या ले लेते हैं? सेल ले लेते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ले लेते हैं, लाइक बैटरी। इस तरह से हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ले लिया। बहुत अच्छी बात है सर। चलिए क्लियर? गुड। अब क्या यहां पे आता है? टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। इसके थ्रू क्या हो रहा है? केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है? और ये जो है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सिस्टमैटिक डायग्राम है। अब इसमें क्या क्या लेना है? पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दो सब्सटेंस which easily decompose when electricity pass through it। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो इजीली डिकम्पोज होकर आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे जो आपके सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्लियर? इसमें जो चार्ज कैरियर होता है वो जो होता है वो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। जैसे हम लोग मेटलिक कंडक्टर में पढ़ चुके हैं, मेटल में हम जानते हैं कि चार्ज का फ्लो क्यों होता है, करंट का फ्लो क्यों होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहां पे क्या होगा? आयंस का फ्लो होगा। क्लियर? तो कोई भी चीज अगर ब्रेक होगी, लाइक एसिड ले लो, लाइक बेस ले लो, लाइक सॉल्ट ले लो, तो ये जब डिकम्पोज होता है, जब ये ब्रेक होता है, तो ये आयन बनाता है, एक केटायन और एनायन, और इसी का मूवमेंट हम लोग यहां पे चेक करने वाले हैं। क्या समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइट। यस। तो हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्या होता है? एसिड, बेस या सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। लाइक अगर मैं HCl ले लूं, आपको पता है ये किस में ब्रेक हो सकता है? H+ एंड Cl- में। अगर मैं NaOH ले लूं तो ये किस में ब्रेक हो सकता है? Na+ एंड OH- आयन में। अगर मैं NaCl ले लूं तो ये किस में ब्रेक हो सकता है? Na+ एंड Cl- में। एम आई राइट? लेकिन अगर मैं C12H22O11 शुगर ले लूं तो क्या ये डिसोसिएट हो सकता है? नहीं सर, ये कंप्लीटली जो है कोवलेंट, प्योर कोवलेंट कंपाउंड है, ये डिसोसिएशन नहीं देंगे। तो इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये जो बाकी चीजें हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो माइंड में आपके एंटर हो गया कि जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो क्या लेंगे? सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे या स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं,
और अगर हम लोग वीक एसिड या वीक बेस लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्लियर। तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होंगे, एक स्ट्रांग और एक वीक। जो इजीली डिकम्पोज हो जाए आयन में उनको बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी, 1 इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने, यस। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वो वेरी वेरी लेस देन 1 होगी, यानी इसका डिसोसिएशन लेस होता है, इसका डिसोसिएशन मोर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। चीजें समझ में आई, यस। अब आता है कि अब हम लोग इसमें क्या लेते हैं, दो रॉड लेते हैं। क्लियर। अब ये रॉड जो होता है एक एनोड का काम करता है, एक कैथोड का काम करता है। तो सर कौन एनोड और कौन कैथोड, तो मैं बता देता हूं। जो एक्सटर्नल सोर्स, लाइक ये मैं ले लूं सेल, जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, जो इलेक्ट्रॉन सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। यानी एनोड पे कौन सा साइन आएगा, इस केस में प्लस का साइन आएगा। जो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। और कैथोड पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आया ये साइन क्यों आया, बस जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो उसको एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो कैथोड। ये माइंड में सेट, गुड। अब आपको पता है ए वॉवेल है, क्लियर टू यू। और जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें कौन सा रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। क्लियर। अब कहां ऑक्सीडेशन कहां रिडक्शन, सिंपल याद रखना। एनोड में ए वॉवेल है तो वॉवेल के साथ हमेशा वॉवेल रहेगा, तो एनोड में लाइफ टाइम क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी इस जगह पे जो हमेशा होता है वो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दिखेगा। क्लियर। तो आपको पता है कैथोड, कैथोड में सी कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट मतलब रिडक्शन, आर भी कॉन्सोनेंट है, यस। तो कैथोड पे लाइफ टाइम क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी इस जगह पे हमेशा तुम क्या देखोगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि सपोज कोई इलेक्ट्रोलाइट है दो आयन में डिसोसिएट होते हैं, लाइक मैंने ले लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, या सिंपली मैं ले लूं मोल्टेन NaCl। अगर मैं मोल्टेन NaCl ले लेता हूं तो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये ब्रेक होता है किसमें, Na+ एंड Cl- में। प्लस वाला जो है वो हमेशा कहां जाएगा, माइनस वाले के पास। तो जो प्लस है, जो कैटायन है, वो मूव करेगा वो कहां पे, कैथोड की तरफ, याद रखना हमेशा। और जो एनायन है वो मूव करेगा व्हाट, एनोड की तरफ। क्लियर टू यू, क्लियर टू यू, हाँ सर। तो जब भी आपको आयन मिले तो प्लस वाले कहां जाएंगे, माइनस वाले के पास, यानी कहां जाएंगे, कैथोड के पास। माइनस वाले कहां जाएंगे, प्लस वाले के पास। कहां जाएंगे, एनोड के पास। चीजें समझ में आई, हाँ सर। इसीलिए जो ये प्लस वाले हैं ये कैथोड पे जाते हैं, इसलिए इसका नाम होता है कैटायन, क्योंकि ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते हैं, इसलिए इनका नाम कैटायन होता है। और ये जो नेगेटिव वाले हैं ये एनोड पे जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, एनायन बोलते हैं। तो नाम भी कहां से आया, समझ में आया, यस। तो कैटायन कहां, कैथोड पे, एनायन कहां, एनोड पे। कैटायन पे, कैथोड पे क्या, रिडक्शन, एनोड पे क्या, ऑक्सीडेशन। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से जुड़ा होता है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जुड़ा होता है। इज इट क्लियर, गुड। अब हम मोल्टेन NaCl ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड NaCl मत लेना, क्योंकि सॉलिड NaCl क्रिस्टल लैटिक स्ट्रक्चर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से आयन में डिकम्पोज नहीं होता। या तो मोल्टेन लेंगे या तो एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, हमेशा याद रखना। नहीं तो सॉलिड फॉर्म में अगर कोई हम आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं तो वो डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल लैटिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसके चलते सॉलिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते। इसलिए हमेशा क्या लेंगे, मोल्टेन NaCl या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, या कोई भी और सॉल्ट सॉल्यूशन। समझ में आया, यस सर, बहुत अच्छी बात है। तो अब चलिए अब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। तो जैसे मैं ले लेता हूं मोल्टेन NaCl, समझ में आया, क्या ले लिया मैंने, मोल्टेन NaCl ले लिया, गॉट इट। अब मोल्टेन NaCl जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो आयन में बना, Na+ और Cl- बना।
तो अब आपको पता है एनोड पे कौन जाएगा, तुरंत अभी बताया था, एनोड पे सर माइनस वाला जाएगा, तो Cl माइनस एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो किस में कन्वर्ट हुआ, Cl में। आपको पता है Cl कभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सर, Cl2 के फॉर्मेट में। तो क्या लिखेंगे, बैलेंस किए 2Cl माइनस Cl2, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एनोड पे क्या मिल गया, Cl2 गैस, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, जो प्रूव किया एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। चीजें समझ में आई, यस सर। अब मैं लिखता हूं कैथोड पे, आपको पता है कैथोड पे क्या होने वाला है सर, कैथोड पे होने वाला है रिडक्शन, यानी प्लस वाले जाएंगे, तो Na प्लस गया, Na प्लस गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया, Na बना दिया। अब बताओ लॉस 2 इलेक्ट्रॉन है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, टोटल लॉस इक्वल टू टोटल गेन, याद करो रिडॉक्स में मैंने पढ़ाया था, यानी मुझे ये बैलेंस करना है, यहां क्या लगाऊंगा, 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2, अब बैलेंस हो गया। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन गेन, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या NaCl का डिकम्पोजिशन हुआ और 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिले, यस सर। कैथोड पे क्या मिला, Cl2 गैस, कैथोड पे क्या मिला, Na, और एनोड पे क्या मिला, Cl2 गैस। क्या चीजें समझ में आई, हाँ सर हमें चीजें समझ में आ गई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इसमें और अच्छे से कुछ चीजें समझना है, जो मैं धीरे से समझाऊंगा, पहले आ जाओ थोड़ा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। माइकल फैराडे ने इसको बताया था, वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके लिए उसने 2 लॉ दिया था, फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले इसको समझेंगे, फिर और बाकी चीजों को फिर रिटर्न में आके और उसके साथ एक्युमुलेट करने वाले हैं। यस सर, गुड। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, सिंपल सी बात है, जितने पैसे दोगे उतना ही सामान मिलेगा, ये तो लाइफ का रूल है, ये भी यही कहता है कि जितनी ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ही आपका क्या होगा, मास डिपॉजिट होगा, यानी जो मास डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा मास, इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बस सिंपल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, जितने ज्यादा पैसे दोगे उतना ज्यादा खाना या उतना ज्यादा सामान मिलेगा। क्लियर। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब W इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, ZQ लगा दिया। Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर। अब आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। I मतलब क्या, करंट, T मतलब टाइम, तो W के इक्वल टू Q के जगह IT पुट कर दें, यस। तो फाइनल फॉर्मूला फैराडेज फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस से क्या आया, W इज इक्वल टू ZIT। क्या आया दादा मेरे, W इज इक्वल टू ZIT। अगर Z की वैल्यू दी हुई है बहुत अच्छी बात है, अगर Z की वैल्यू नहीं दी हुई है तो पुट करना E अपॉन 96500 कूलम। E मतलब इक्विवेलेंट मास, क्या सर, इक्विवेलेंट मास। क्लियर। तो फाइनल फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500। ये सीधा सीधा अगर फॉर्मूला लगा देंगे तो आप जो मास डिपॉजिट हुआ रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे सब्सटेंस का, जो प्रोडक्ट का, वो हम ढूंढ सकते हैं। आ गया समझ में, हाँ सर। अब सर E अपॉन 96500 लिया, ये वैल्यू क्यों लिया, तो ऐसा देखा गया है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट करना है, तुमको 96500 कूलम ऑफ चार्ज चाहिए, और इसको बोला जाता है 1 फैराडे। क्या बोला जाता है, 1 फैराडे बोला जाता है। यानी क्या बोला मैंने, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड बाय 96500 कूलम ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड व्हाट, 1 फैराडे। और एक्चुअली पता है ये क्या है, ये है चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है वही है 96500 कूलम के। तो सर प्रूफ करके बताओगे, हाँ मैं प्रूफ करके बता देता हूं कि अगर ये है तो क्या है। सिंपल है,
आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा सर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व करना आता है, सॉल्व करके देखो, इट इज एग्जैक्टली 96500 कूलम विच इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो 96500 कूलम या 1 फैराडे क्या है, चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे अब सिंपली इसको हम इक्वेशन पे या क्वेश्चंस पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे Cu है, Cu जनरली किस फॉर्म में रहता है Cu2 प्लस। 1 मोल Cu2 प्लस को डिपॉजिट करने में कितना आपका चार्ज लगेगा, तो बस इलेक्ट्रॉन को देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज लगेगा 2 फराडे। अगर 1 मोल होता तो 1 फराडे, 3 मोल होता तो 3 फराडे। सिंपल है, जैसे सिंपल लिख दूं Al3 प्लस से Al बन गया, तो आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ 3 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो 1 मोल Al3 प्लस को Al में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने फराडे चाहिए 3 फराडे चाहिए। क्लियर टू यू। अब 1 मोल में कितने मास होते हैं 27 ग्राम। उसके बाद अगर पूछे 13.5 ग्राम हाफ पूछे तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 2 कर दोगे। मतलब 1 मोल के लिए 3 फराडे, तो 2 मोल के लिए 6 फराडे, 3 मोल के लिए 9 फराडे, तो हाफ मोल के लिए 3/2 मतलब 1.5 फराडे। चीजें शायद आपको समझ में आ रही होगी क्या मैं बोलना चाहता हूं। घबराने की कोई बात नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करने वाले हैं तो चीजें आपके लिए और भी आसान हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आइए, जो थियरी मैंने बताई वही लिखा हुआ है। The amount of substance that deposited or liberated at any electrode during electrolysis is proportional to the quantity of electricity passed through it. W is directly proportional to Q. W is equal to ZQ. Z means electrochemical equivalent and Q is equal to IT. तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया W is equal to ZIT। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें समझ में आ गया। अब आइए फैराडेज, अब हम लोग आते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर 3 और 4 डिफरेंट सॉल्यूशन से पास करे सेम टाइम में, तो जो मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास के। क्या बोला? मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, प्रोवाइडेड कि सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या हो 3 डिफरेंट सॉल्यूशन में या 2 डिफरेंट सॉल्यूशन में पास करे। तो क्या बोला है, इसको अच्छे से एक बार जो थ्योरी है उसको हम लोग समझ लेते हैं तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, प्रोवाइडेड कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी 2 अगर सॉल्यूशन हो जाए, सपोज ये दोनों ले लिया, तो क्या लिखेंगे W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू व्हाट E1 अपॉन E2। डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 मीन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। आया समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। डन डन। जैसे अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो क्या लिखोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ कॉपर इज इट क्लियर टू इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। इक्विवेलेंट मास मैं मोल कंसेप्ट में बता चुका था। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ, एटॉमिक मास अपॉन एन। एन मींस वैलेंसी। अगर एसिड बेस सॉल्ट हो तब इक्विवेलेंट मास कैसे ढूंढते हैं ये भी बता दिया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तब कैसे ढूंढते हैं ये भी बता दिया था। अगर एटॉमिक मास का केस हो तब इक्विवेलेंट मास कैसे ढूंढते हैं वो भी बता दिया था, नहीं वैलेंसी करके। जैसे ऑक्सीजन का अगर इक्विवेलेंट मास पूछे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16 और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2, तो ऑक्सीजन का
का इक्विवेलेंट मास क्या हो गया 8। अगर क्लोरीन का पूछे तो क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है 35.5, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास 35.5। जैसे हाइड्रोजन का पूछे तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1 या 1.008 और वैलेंसी क्या होती है 1, तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास क्या हो गया 1। उसी तरह से सिल्वर का पूछे तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा एटॉमिक मास 108, सिल्वर की वैलेंसी क्या होती है 1, तो 108। तो इसी तरह से हम किसी चीज का इक्विवेलेंट मास ढूंढ सकते हैं, यानी मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। जैसे अब इन दोनों का कंपेयर करूं तो क्या बोलोगे, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, मींस W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। इज इट क्लियर? हाँ सर, प्रोवाइडेड क्या, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए। डन, गुड। चलिए अब जो फाइनल हम लोग आते हैं, वो जो आउटपुट हमारा निकला वो क्या आउटपुट निकला, हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाने वाले हैं W इज इक्वल टू ZIT। अगर ये ना हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500। अगर आपका जो सबस्टेंस डिपॉजिट हुआ, जो प्रोडक्ट बना, वो आपके गैस हैं, तो गैस के केस में मास नहीं वॉल्यूम लेते हैं, तो W के जगह लिखेंगे V इज इक्वल टू VEIT अपॉन 96500। V मतलब वॉल्यूम, V मतलब इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये क्या है इक्विवेलेंट मास है, तो ये क्या है इक्विवेलेंट वॉल्यूम है। I मतलब करंट, ये T है, ये आपका क्या है T मतलब क्या, टेम्परेचर नहीं टाइम, डिवाइडेड बाय 96500 कूलम। होप यू पीपल गॉट इट। डन सर, डन। अब इसी का यूज करके हम पूरा न्यूमेरिकल, जैसे भी टाइप के न्यूमेरिकल हैं वो सब बनाने वाले हैं। स्टार्ट करें? हाँ सर करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पे आइए, तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आधा अधूरा समझ में आया तो उसको पूरा करते हैं यहाँ पे। चलिए क्या लिखा हुआ, अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। तुरंत डेटा लिख दो, T मतलब 10 मिनट, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, 10 इंटू 60 क्या आ गया आपका 600 सेकंड। बहुत अच्छी बात है। विथ अ करंट मतलब I भी गिवन है 1.5 एम्पेयर। व्हाट इज द मास ऑफ द कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड, यानी W ढूंढना है। तो W ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या, सबसे पहला W इज इक्वल टू ZIT। क्या Z है? नहीं। तो क्या हमें एक थ्योरी पता है, Z इज इक्वल टू क्या होता है E अपॉन 96500। इक्विवेलेंट मास आपको पता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। यहाँ पे कौन है, कॉपर है। कॉपर किस में ब्रेक हुआ, Cu2 प्लस में, यानी चार्ज 2, यानी यहाँ पे वैलेंसी क्या है 2 है। तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास होगा एटॉमिक मास, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 डिवाइडेड बाय 2। क्या हम लिख सकते हैं, क्या हमें E की वैल्यू मिल गई, पुट कर दो। W इज इक्वल टू सर EIT अपॉन 96500। बहुत अच्छी बात है सर जी, E की वैल्यू हमें पता चल गई 63.5 डिवाइडेड बाय 2। I की वैल्यू सर गिवन है 1.5 एम्पेयर और टाइम जो है वो 10 मिनट है, उसको मैंने सेकेंड में चेंज कर दिया, करना ही करना है। 600 डिवाइडेड बाय 96500। क्या सारा डेटा हमें मिल गया? क्या W की वैल्यू अब आएगी? हाँ सर बिल्कुल आएगी। तो चीजें आप समझ में आई? यस। तो थ्योरी में कभी भी मिस करो तो न्यूमेरिकल में अप्लाई करो, तो इसलिए मैं ज्यादा थ्योरी में इलाबरेट नहीं कर रहा हूं, सिंपल वे में जा रहे हैं। क्लियर? इस थ्योरी का यूज करके हम बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे और कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। इसका मैं अलग से सेक्शन बनाया है जिसमें न्यूमेरिकल अप्रोचेस होंगे, उसको आप वीडियो को देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन, सारे डाउट उस न्यूमेरिकल के थ्रू, वाया न्यूमेरिकल जो है आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। डन सर? हाँ याद रख। और एक चीज याद रखना, अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो थ्योरी आपको प्रॉपर लिखनी होगी। जैसे मैं पीपीटी में आपको थ्योरी बताता हूं, वो स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। अगर सिर्फ ट्रिक पे जाओगे तो काम नहीं होगा, पहले थ्योरी को लिखना सीखो कॉपी में अच्छे तरीके से। अगर थ्योरी अच्छी आएगी तभी ट्रिक बनेगा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे नीट क्रैक कर लेते हैं, जेई क्रैक कर लेते हैं, लेकिन बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो राइटिंग कैपेबिलिटीज भी आपको बिल्डअप करनी होगी। क्लियर? तो घबराना नहीं है, बोर्ड के पूरे एनसीईआरटी के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारे कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, साथ में मिलकर हम लोग करेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंटेनिंग
2 मोल ऑफ फेरस सल्फेट, यानी 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक में है फेरस सल्फेट यानी FeSO4 है, ठीक है, ये भी 0.2 मोलर है, और दूसरे में क्या है, फेरिक क्लोराइड है यानी FeCl3 है, और ये क्या है 0.2 मोलर है, यानी 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? द रेशियो ऑफ वेट ऑफ आयरन डिपोजिटेड इन द 2 सेल अंडर द सेम टाइम इज। अब बोलता है कि ये आपका कौन सा रूल लग गया सर, ये हमारा रूल लग गया फैराडेज सेकेंड लॉ। 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है, सेम टाइम है, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया गया, तो क्या डिपॉजिटेड होगा? तो याद करो क्या बोला था सर, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या, E1 अपॉन E2। क्लियर? अगर हमें E1 अपॉन E2 मिल जाए तो क्या W अपॉन W2 का हम रेशियो निकाल सकते हैं? यस। पहले केस में आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। अरे वाह 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 वाह, यानी इस केस में अगर मैं इसको E1 मान लूं तो इस बार एटॉमिक मास तो आयरन का क्या होता है 56, 55.85 या 56 ले लेते हैं। इस बार कितने चार्ज हैं 2, तो 2 वैलेंट मास फर्स्ट केस में क्या होगा 56/2। क्या समझ में आया? दूसरे केस में आयरन किसके फॉर्म में है, Fe3+, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में है, तो इस केस में इक्विवेलेंट मास मतलब E2 क्या लिखोगे, एटॉमिक मास 56/2 नहीं, अब क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। सर दिमाग की बत्ती अब जल रही है, जो आप थ्योरी में पढ़ा रहे थे वो मुझे अच्छे से नहीं समझ में आया, लेकिन अब न्यूमेरिकल में समझ में आ रहा है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ कैसे लगाना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर से रिवाइज करेंगे। तो अब W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 के जगह 56/2, E2 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 56/3, 56 कैंसिल, तो क्या आ गया 3/2, यानी जो इनके मास का रेशियो होगा W1 अपॉन W2 क्या 3/2 आ गया, 3:2 आ गया। हाँ सर, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे स्मूथली जाना है, पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज रखो, थ्योरी अपने आप आपकी ब्रशअप हो जाएगी। हाँ सर बहुत अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से आराम से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द गिवन इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिप्रेजेंटेड एज। अब कहता है रिप्रेजेंटेड एज मतलब Al3+ किस में कन्वर्ट हुआ, Al में। कितना चाहिए बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, यानी आपको जो टोटल चाहिए वो 1 मोल Al पाने के लिए, 1 मोल Al मिलने के लिए आपको कितना चाहिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितना का इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 3 फैराडे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 96500 कूलम। अब आपको पता है 1 मोल एल्युमिनियम का मास क्या होता है 27 ग्राम, के लिए आपको कितना चाहिए 3 फैराडे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा 5.4 ही ग्राम एल्युमिनियम चाहिए, 27 नहीं चाहिए दादा मेरे, तो कोई बात नहीं, 27 ग्राम में 3 फैराडे है तो 5.4 ग्राम में सर 5.4 × 3 फैराडे डिवाइडेड बाय 27, क्या हम कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर अब मैं इसको सॉल्व कर लूं तो क्या हमारा आंसर आएगा? हाँ सर बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स में जाएगा ना, 5.4 × 4, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 21, आई थिंक 4 या 5 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सॉल्व कर लोगे वही आपका आंसर आएगा। मैं इसमें ज़्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, वैसे लगा तो सकता ही हूँ, लगा ही देता हूँ, फिर बोलोगे सर ऐसे ही छोड़ देते हैं आप। 27 2 जा क्या होता है 54 हुआ, ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये मतलब पूरा इसका आ जाएगा यहाँ पे 2 5 जा 10, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी जो 5.4 ग्राम के लिए क्या चाहिए 3/5 फैराडे। अरे आया समझ में? अरे सर 54 डिवाइडेड बाय 270, ये 2 टाइम में कैंसिल हुआ, ये 10 टाइम में कैंसिल हुआ, तो 1/5 आया ना, तो यानी 3/5 फैराडे। ठीक है, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करना है। क्लियर? डन सर, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए। अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन पैसेज ऑफ 1 एम्पेयर, थोड़ा अच्छा नहीं है, ये दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे जरूर। तो क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन द पैसेज ऑफ 1 एम्पेयर ऑफ करंट फॉर 100 सेकेंड अंडर अ पोटेंशियल ऑफ 115 वोल्ट, यानी पोटेंशियल और आपका
टाइम दिया हुआ है ना, और करंट भी आपका दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज। अच्छा, आपको पता है एनर्जी होगा तो क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला W अपॉन Q कभी पढ़ा था? हाँ सर, W अपॉन Q हमने पढ़ा था। अरे फिजिक्स है तो सीधा सीधा एनर्जी पूछा है तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, QV या EV, यही तो एनर्जी है। एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल है। अब आपको चार्ज पता है, Q पता है नहीं? Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। अरे Q मतलब E लिखा, बात तो वही है ना, ठीक है। Q इज इक्वल टू IT इंटू V मतलब पोटेंशियल। I कितना है दादा मेरे? सर I मेरे पास है 1 एम्पेयर। T कितना है? 100 सेकेंड। पोटेंशियल कितना है? 115। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? यस सर, हम सॉल्व करके आया 11500 जूल में। अगर किलो जूल में डिवाइड करना, किलो जूल में इसको चेंज करना तो डिवाइड बाय 1000। अगर डिवाइड बाय 1000 करें तो 11.5 किलो जूल आएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। क्या हमें बी मिला? हाँ सर, बी ऑप्शन हमें मिल गया। चीजें समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल आ गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है 1 लीटर ऑफ 1 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन इज electrolyzed after passing 2 Faraday of charge, the molarity of CuSO4 will be। अच्छा, 1 मोलर है, Cu2 प्लस से आपका क्या होगा, Cu। तो इसको डिपॉजिट करने के लिए, 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे चाहिए? 2 फैराडे चाहिए। क्लियर? यहाँ पे अरे भाई ऐसे लिखेंगे ना, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu। तो कितने फैराडे चाहिए? 2 फैराडे चाहिए, और 2 फैराडे ऑलरेडी गिवन है, तो आपको पता है सब पूरा का पूरा डिपॉजिट हो चुका है। तो पूरा का पूरा डिपॉजिट हो चुका है तो कॉपर कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि अरे भाई बोला ना 2 फैराडे, एक्चुअली में लिखा 2 फैराडे, उतना ही चार्ज है तो पूरा ही कन्वर्ट हो गया ना। 1 मोलर मतलब 1 मोल, तो 1 मोल Cu2 प्लस के लिए 2 फैराडे चाहिए, वो पूरा डिपॉजिट हो चुका, तो अब कुछ भी नहीं बचेगा ना। तो कुछ भी नहीं बचा तो मोलारिटी ऑफ CuSO4 क्या होगा? 0 ही होगा। आया समझ में? हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एक पैटर्न का क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है द टाइम रिक्वायर्ड टू कोट अ मेटल सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, with 5 into 10 centimeter square thick layer of silver, density 1.05 gram per centimeter cube, by passing a current of 3 ampere through silver nitrate solution। यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, मतलब क्या? AgNO3 है। तो बोलता है द टाइम रिक्वायर्ड टू कोट दिस मेटल सरफेस, और सरफेस एरिया क्या है? 80 सेंटीमीटर, और थिकनेस क्या है? 5 into 10⁻³ एक बार आप भी देख लो। क्लियर? तो आपको T निकालना है, तो हमें पता है एक ही फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू ZIT। क्या Z गिवन है? नहीं, तो W इज इक्वल टू क्या मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, EIT अपॉन 96500 कूलम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, चाहिए क्या हमें? सर चाहिए हमें टाइम। I दिया है सर, I बाय पासिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर। सर I भी दिया हुआ, आराम से लिखो, I कितना? 3 एम्पेयर। क्या इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है? नहीं, अभी बताया था इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। जो आपका AgNO3 है उसमें ये Ag किसके फॉर्म में है? Ag प्लस के फॉर्म में है। दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई, हाँ सर, यानी वैलेंसी यहाँ पे 1 है, यानी Ag का एटॉमिक मास 108 अपॉन 1। क्या इक्विवेलेंट मास भी 108 मिल गया? I मिल गया, 96500 तो है ही। क्या W है हमारे पास? नहीं। अगर ये सब मिलेंगे तभी तो T निकालेंगे। सर W नहीं है। अच्छा, कुछ हिंट्स दिया है क्वेश्चन में? अच्छा, डेंसिटी दिया है और आपका सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या वो मास हम निकाल सकते हैं? सर एक चीज तो मैंने लाइफ में पढ़ा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम नहीं गिवन है, लेकिन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? सरफेस एरिया इंटू व्हाट? हाइट या थिकनेस, मींस L इंटू B इंटू H। यानी सर वॉल्यूम मतलब घुमा फिरा के दिया हुआ है 80 इंटू 5 इंटू 10⁻³ और डेंसिटी क्या गिवन है? 1.05। अब देखो, जब भी क्वेश्चन टफ लगे टाइम लो, हड़बड़ी नहीं करना, टाइम लो, पहले उसको ब्रेक करो कि कैसे कैसे डेटा हमारे दिए हुए हैं और आप सॉल्व कर लो, क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो अब देखो सब मिल गया, W भी मिल गया हमें, E भी मिल गया, I भी मिल गया, अब T ढूंढ लो। आया? चलिए अब सर इसको एक बार टेबुलेट कर दीजिए, ऐसा हौच पौच लग रहा है, कोई बात नहीं, अब मैं बिल्कुल आराम से इसको जाता हूं। क्लियर? हमें क्या चाहिए? T चाहिए।
ठीक है। हमारे पास I गिवन है, हाँ सर 3 एम्पेयर गिवन है। क्या हमारे पास W गिवन है? नहीं गिवन है। क्या हमारे पास Z गिवन है? नहीं गिवन है। और ये तो हमारा क्वेश्चन ही है, ठीक है। फॉर्मूला अब हम जानते हैं, एक ही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, W इज इक्वल टू ZIT, जिसमें T आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हाँ सर बहुत अच्छी बात है। W हमें नहीं पता, लेकिन हमें डेंसिटी और वॉल्यूम पता है। तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बहुत अच्छी बात है। तो मास इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बहुत अच्छी बात है। Z पता नहीं, Z के जगह हम लोग क्या E अपॉन 96500 लिख सकते हैं, हाँ IT लिख दिया। क्या इक्विवेलेंट मास पता नहीं, इक्विवेलेंट मास मतलब गिवन मास 108 अपॉन सिल्वर किसके फॉर्म में है? Ag प्लस, मतलब इक्विवेलेंट मास 108 मिल गया, मिल गया। अब हमें डेंसिटी क्या गिवन है? 1.05 है। वॉल्यूम मतलब सरफेस एरिया मल्टीप्लाई थिकनेस, सरफेस एरिया कितना है? 80 इंटू कितना है आपका? 5 इंटू 10⁻³ तो क्या ये हमें W के जगह लिखना है? यस सर। बाकी सब हमें लिख दिया। क्या अब आप कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। समझ में आया? तो कोटिंग के केस में भी घबराना नहीं है, डेटा पढ़ो, क्वेश्चन का लेवल बदलता है, बस आप मत बोल दो, चीजें करते जाओ, चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी? आसान।